प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेकर चलते हैं सेलों का संयोजन। तो सेलों के संयोजन के लिए हम सबसे पहले लेके चले वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल जो है वो आपका क्या है कि वह युक्ति या प्रबंध जिसके द्वारा हम एक प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो वो युक्ति जो है वो आपकी कहलाती है वैद्युत सेल। अब कोई भी अगर हम सेलों को लेकर चले तो उसके टर्मिनलों के बीच जो है वो आपका एक विभवांतर होता है और यह विभवांतर ही परिपथ में जो है वो आपके आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। तो वैद्युत सेल जो है वो आपका क्या है कि वह युक्ति जो आपके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब यहाँ पर हम ये लेकर चले कि वैद्युत सेल जो है वो आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपके होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, जैसे आपके होते हैं सौर सेल, जैसे आपके होते हैं तापयुक्त सेल, जैसे आपके होते हैं सौर सेल, जैसे आपके होते हैं जनित्र। तो ये जो है वो आपके विभिन्न प्रकार के जो है वो आपके सेल्स होते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को जो है वो आपकी वैद्युत ऊर्जा को जो है वो आपके परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर हम केवल रासायनिक सेल को लेकर चलते हैं या वैद्युत रासायनिक सेल को लेकर चलते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल जो है वो आपकी वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो है वो आपकी परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार के प्रबंध या युक्ति को जो है वो हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। अब वैद्युत रासायनिक सेल जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक जो है वो आपके बोले जाते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, अब प्राथमिक सेल में जो है वो आपका क्या होता है कि इसमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो आपकी अनुक्रमणीय होती है और इन सेलों को जो है वो हम आवेशित नहीं कर सकते, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर ये सेल जो है वो आपके टोटल नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे जो है वो आपके क्या होते हैं लेक्लांसी सेल, जैसे आपके होते हैं डैनियल सेल, जैसे आपके होते हैं शुष्क सेल। तो ये सब जो है वो आपके कहलाते हैं प्राथमिक सेल जिनको कि हम आवेशित नहीं कर सकते और जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आपकी अनुक्रमणीय होती है। अब दूसरा जो है वो हम लेकर चलते हैं द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल जो है वो आपकी क्या है कि वह युक्ति जिसमें हम होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आपकी उत्क्रमणीय होती है, यानी कि इनको जो है वो हम आवेशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं उन सेलों को हम कहते हैं द्वितीयक सेल। अब जैसे जो है वो आपका होता है सीसा संचायक सेल या जो है वो आपके होते हैं क्षारीय सेल, तो ये जो है वो आपके कहलाते हैं द्वितीयक सेल। अब यहाँ पर हम ये लेकर चले कि जो आपके सेल होते हैं उनको जो है वो हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं किसी परिपथ में। एक जो है वो आपकी समांतर रेखा, दूसरी भी समांतर रेखा, लेकिन ये जो है वो आपकी एक बड़ी होगी, दूसरी जो है वो आपकी छोटी होती है। जो आपकी बड़ी प्लेट होती है वो आपकी पॉजिटिव और जो छोटी होती है वो आपकी होती है नेगेटिव। तो ये जो है वो हम किसी भी परिपथ में सेल को जो है वो आपका प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम ये लेकर चले कि ये जो है वो आपका हो गया सेल और इसको हमने इससे प्रदर्शित किया। अब अगर किसी सेल में जो है वो हम आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाते हैं तो इसको जो है वो हम निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर देते हैं कि इसके साथ एक अल्प प्रतिरोध को हमने लिया। ये जो है सेल का कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। ये जो है वो आपका हो गया पॉजिटिव और ये जो है वो आपका हो गया नेगेटिव। और इसको हमने क्या किया, एक बॉक्स के द्वारा जो है डॉटेड बॉक्स के द्वारा इसको बंद कर दिया। तो ये जो है वो आपका ये भी सेल का जो है वो आपका रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, जिसमें r जो है स्मॉल r ये जो है वो आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया और सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया E। तो ये जो है वो आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसी में जो है वो हम एक अन्य परिभाषा को जोड़ते हैं। वो परिभाषा जो है वो आपकी कहलाती है बैटरी। कि बैटरी जो है वो आपकी क्या होती है, बैटरी जो है वो आपकी सेलों का जो संयोजन होता है उसको हम कहते हैं बैटरी। कि जब दो या दो से अधिक सेलों को जो है वो हम श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में जब उनको जोड़ते हैं तो उससे जो आपका ये संयोजन बनता है उस संयोजन को हम कहते हैं बैटरी। अब यहाँ पर हम ये लेकर चले कि साधारणतः जो है वो हम इसको इस प्रकार से भी लेकर चले कि अगर हमने दो सेलों को लिया, एक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया E1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल
और अगर ये जो है वो आपके इस प्रकार से जुड़े हैं, एक आपका हो गया E1, दूसरा आपका हो गया E2, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब इससे पहले वाली धारा जो है वो आपकी ये है, ये धारा जो है वो आपकी हो गई और यहां से ये धारा जो है वो आपकी वापस हुई। तो अगर सेल जो है वो आपके इस तरह से जो है वो आपके जुड़े हैं कि ये जो है वो आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इन दोनों का जो संयोजन है उस संयोजन का टोटल ईएमएफ या विद्युत वाहक बल जो है वो आपका होगा E=E1 प्लस E2। अब यहां पर हम ये लेकर चले, अगर हमने इनको इस तरह से लिया कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये जो है वो आपका नेगेटिव, ये जो है वो आपके इस प्रकार से जुड़े हैं, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका ईएमएफ जो है वो आपका हो गया E1, इसका ईएमएफ जो है वो आपका हो गया E2 और धारा की दिशा जो है वो आपकी ये है, ये हो गई धारा की दिशा। तो इस स्थिति में जो है वो आपका जो विद्युत वाहक बल होगा ये जो है वो आपका होगा E1 माइनस E2। अब तीसरा जो है वो हम ये लेकर चले, ये जो है वो आपका E1 और ये E2, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस। अब धारा की दिशा जो है वो आपकी ये है, तो इस कंडीशन में जो है आपका ईएमएफ जो है वो आपका हो जाएगा E2 माइनस E1। तो अगर हम सेलों को जो है वो आपका इस क्रम में जोड़ें या इस क्रम में जोड़ें या इस क्रम में जोड़ें, तो इनका जो ईएमएफ है इस कंडीशन में अगर जोड़ते हैं तो ये ईएमएफ जो है वो आपका हो जाएगा E=E1 प्लस E2। अगर ये जो है वो आपके इस प्रकार से जुड़े हैं तो ये जो है वो आपका हो जाएगा E=E1 माइनस E। और अगर इस तरह से जो है धारा की दिशा ये है तो यहां पर जो है वो आपका होगा E=E2 माइनस E1। अब यहां से हम ये लेकर चले, इसके बाद कि जो आपके सेल्स होते थे इन सेलों को हम तीन प्रकार से जोड़ते हैं। पहला क्रम जो है वो हम ये लेकर चले, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। अब यहां पर हम ये लेकर चले श्रेणी क्रम में कि हमने सेलों की जो संख्या है वो हमने ली n, प्रत्येक सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया E और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो है आपका R और इसके साथ हमने एक बाह्य प्रतिरोध को लिया, वो बाह्य प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया कैपिटल R। अब इसका हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने n सेलों को लिया, एक सेल इसका ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R और इसका ईएमएफ जो है वो आपका हो गया E। अब हमने क्या किया, दूसरे सेल को लिया और दूसरे सेल के पॉजिटिव को हमने पहले सेल के नेगेटिव से जोड़ा, तो इसका विद्युत वाहक बल जो है वो आपका E और इसका आंतरिक प्रतिरोध R, ये जो है वो आपका प्लस और ये माइनस। इसी प्रकार से फिर हमने तीसरे सेल को लिया, तो तीसरे सेल का पॉजिटिव जो है वो दूसरे सेल के नेगेटिव से हमने इसको जोड़ा, तो ये प्लस और ये माइनस और ये आंतरिक प्रतिरोध R और इनको हमने इस प्रकार से जोड़ा। इस प्रकार से हमने n सेलों को लिया और उनको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। अब इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो ये संयोजन जो है वो आपका हो गया श्रेणी क्रम। इससे मिलने वाली धारा को हमने क्या किया, एक बाह्य प्रतिरोध जो कि हमने लिया कैपिटल R में प्रवाहित किया, तो ये जो है आपका एक बाह्य प्रतिरोध हो गया R और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो गई I। अब यहां पर हम कुछ चीजों को लेकर चलते हैं। वो चीज सबसे पहला हम ये लेकर चले इसमें कि एक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आपका क्या है E और ऐसे हमने कितने सेलों को जोड़ा, n सेलों को। तो ये जो है वो आपका जो मैंने पिछले उसमें बताया था कि E1 प्लस E2,
तो E प्लस E प्लस E प्लस E, और ये जो है वो आपका हो गया n टाइम्स। तो परिपथ का अगर हम लेके चले, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, तो ये विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया E डैश। अब ये जो है आपका हो गया E प्लस E प्लस E प्लस डॉट 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 n पदों तक, तो ये जो है आपका हो गया n E, तो ये जो है आपका कितना आया n E। अब इसके बाद दूसरा हम ये लिख चुने कि परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, अब यहां पर देखो कुल आंतरिक प्रतिरोध ये जो है आपका हो गया R डैश। अब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका R, तो ऐसे जो है वो आपके कितने सेल है n, और ये सब जो है वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इससे जो आपका निकल के आया स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस डॉट 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 स्मॉल r, ये भी आपका n पदों तक आया। तो ये जो आपका हो गया R डैश इज इक्वल टू n r। अब तीसरा हम लेके चले कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब परिपथ का हम कुल प्रतिरोध लेके चले, तो ये कुल प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया कैपिटल R डैश। अब आंतरिक प्रतिरोधों का योग जो है वो आपका हो गया nr, बाह्य प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया कैपिटल R, तो टोटल प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया nr प्लस कैपिटल R। तो ये जो है वो आपका हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब चौथा हम इसमें से ये निकालते हैं कि परिपथ में धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, अब ये धारा जो है वो आपकी क्या है I। अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया E डैश, और कुल प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R डैश, तो I इज इक्वल टू आपका हो गया E डैश अपॉन R डैश। अब इनकी वैल्यू को पुट करें, तो यहां से जो है वो आपका हो गया I इज इक्वल टू E डैश यानी कि n E अपॉन ये जो है आपका n R प्लस कैपिटल R। तो ये जो है वो आपकी हो गई इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। अब यहां पर जो है वो हम कंडीशन को लेकर चले, पहली स्थिति जो है वो हम ये लेकर चले कि यदि nr इज मच लेस देन कैपिटल R, यानी कि जो आपके आंतरिक प्रतिरोधों का योग है वो आपके बाह्य प्रतिरोध की तुलना में जो है वो आपका नगण्य है, तब इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होगा I इज इक्वल टू n E अपॉन कैपिटल R। अब यहां से हम ये लेके चले n, ये जो है वो आपका हो गया E अपॉन कैपिटल R, तो ये जो है वो आपकी हो गई एक सेल से मिलने वाली धारा, और उसमें जो है वो आपका हो गया मल्टीप्लाई हुआ n का, तो ये जो है वो आपका निकल कर आएगा n सेलों से मिलने वाली धारा, n सेलों से मिलने वाली धारा। तो अगर हम इस सेलों का संयोजन जो है वो अगर हम इस क्रम में लगाते हैं, तो इनसे मिलने वाली धारा जो है वो आपके n सेलों से मिलने वाली धारा के बराबर होगी, और इस संयोजन को इस कंडीशन में लगाना जो है वो आपका लाभकारी होता है। अब दूसरी कंडीशन को लेकर चलिए, नंबर 2 कि यदि nr इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R, के आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है वो आपके बाह्य प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक है, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू n E अपॉन n R। तो ये जो है आपका हो गया E अपॉन R, और ये जो है आपके एक सेल से मिलने वाली धारा के बराबर हुआ। तो इस कंडीशन में अगर इसको हम लगाते हैं तो ये जो है वो आपका लाभकारी नहीं होगा, और इससे मिलने वाली धारा जो है वो आपकी एक सेल के बराबर होगी। तो ये जो है वो आपका कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये जो है वो आपका हुआ श्रेणी क्रम संयोजन। अब दूसरा हम लेके चले, दूसरा हम लेके चलते हैं समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन। अब देखते हैं इसमें कि इसमें भी हमने n सेलों को लिया, तो सेलों की संख्या जो है वो आपकी हो गई n। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया E। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया स्मॉल r, और बाह्य प्रतिरोध जो है वो हमने लिया कैपिटल R। अब इनसे हम एक परिपथ को लेकर चले, तो समांतर क्रम संयोजन में हमने क्या किया कि ये जो है वो आपका पहला सेल, ये दूसरा सेल, इसी तरह से जो है वो हमने n सेलों को लिया, और सभी सेलों के पॉजिटिव को जो है वो हमने एक बिंदु से संबंधित किया। ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो सभी सेलों के धन सिरों को हमने क्या किया, एक बिंदु से संबंधित किया। सेलों की संख्या जो है वो आपकी हो गई n। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया R, और विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया E, और नेगेटिव को हमने एक टर्मिनल से जोड़ दिया। ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया A, ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया B। अब इनसे मिलने वाली धाराओं को हमने क्या किया, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जो है इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये जो है वो आपका हो गया बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। इससे मिलने वाली धारा, तो ये धारा जो है वो आपकी हो गई I। अब जो धारा जिस सेल से निकली है वो उसके नेगेटिव में जो है वो आपकी प्रवेश कर जाएगी। तो सभी सेलों के पॉजिटिव को हमने एक टर्मिनल से जोड़ा, नेगेटिव को हमने एक टर्मिनल से जोड़ा, तो ये क्रम जो है वो आपका कहलाता है समांतर क्रम। अब यहां से अगर हम देखें तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आपका E है, तो बिंदु A और बिंदु B इनके बीच विभवांतर जो है वो आपका समान होगा। तो यहां पर जो है वही हम लेके चले कि नंबर 1 सबसे पहले लेके चले परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। अब ये जो आपका कुल विद्युत वाहक बल होगा, ये जो है वो आपका केवल एक सेल के बराबर होगा, तो E डैश बराबर आपका हो गया E। अब दूसरा हम लेके चले कि परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका हो गया R। अब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, दूसरे का R, और इस तरह से हमने कितने सेलों को जोड़ा N, तो ये जो है वो आपका हो जाएगा R' = R by N। अब यहां से हम ये लेके चले नंबर 3 के परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब यहां से हम परिपथ का कुल प्रतिरोध लेके चले, ये जो है वो आपका हो गया R'। अब आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R', बाह्य प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया कैपिटल R, तो कैपिटल R' बराबर ये जो है वो आपका होगा स्मॉल r' प्लस R। अब यहां से हम लेके चले नंबर 4 के परिपथ में धारा, तो ये धारा जो है वो आपकी हो गई I परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E', परिपथ का कुल प्रतिरोध R', तो ये जो है आपका हो जाएगा I = E' अपॉन R'। ये जो है आपका हो गया E अपॉन ये जो है आपका R by N प्लस कैपिटल R, तो ये जो आपकी हुई धारा I = E अपॉन R by N प्लस R। अब यहां पर इसकी कंडीशन को लेकर चले कि यदि R by N इज मच ग्रेटर देन है आपका कैपिटल R, के जो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में जो है वो आपका बहुत अधिक है, तब इस कंडीशन में प्रवाहित होने वाली धारा I ये जो आपका हो गया E अपॉन R by N, तो N जो है वो आपका चला गया ऊपर, तो ये जो है आपका हो गया N E अपॉन R। अब इसको हमने एक साथ लिया E अपॉन R, तो अगर इस कंडीशन में इसको हम जोड़ते हैं
कि R by N का मान जो है वो आपका बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, तब इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होगा कि जो धारा है वो आपकी N सेलों के बराबर मिलने वाली धारा के बराबर होगी। अब दूसरी कंडीशन को लेकर चलिए कि R by N is much less than capital R, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा I is equal to E upon R, और ये जो धारा है वो आपकी एक सेल के बराबर है, तो इसको इस कंडीशन में लगाना लाभकारी होता है और इस कंडीशन में लगाना लाभकारी नहीं होता। तो लाभकारी कब होगा? जब आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है वो आपके बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, तो ये संयोजन जो है वो आपका लाभकारी होगा। तो ये जो है वो आपका कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। अब तीसरा हम लेके चलते हैं मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम मिश्रित क्रम संयोजन। अब इस संयोजन में हम क्या करते हैं कि जो आपका श्रेणी और समांतर है उन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम को लिया कि एक भुजा में जो है वो हमने लिया, और एक भुजा में हमने n सेलों को हमने लगाया। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया E, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R, और ऐसे हमने n सेलों को लिया, तो ये जो है आपकी एक भुजा तैयार हो गई। अब ऐसे हमने m भुजाओं को लिया, ये दूसरी भुजा हो गई। इसी तरह से हमने E R प्रत्येक में जो है वो आपके n सेल हो गई, और ऐसी जो है वो आपकी m पंक्ति हो गई, तो रो की संख्या जो है वो आपकी हो गई m। अब हमने क्या किया, इन सभी भुजाओं के इन सिरों को एक टर्मिनल से जोड़ दिया, इन टर्मिनलों को एक सिरे से जोड़ दिया, और इनसे मिलने वाली धारा को हमने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया कैपिटल R। यहां से इससे धारा, ये धारा, ये धारा, और यहां पर टोटल धारा जो है वो आपकी हो गई I। ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया A, ये टर्मिनल हो गया B। तो इस प्रकार से जो है वो हमने इनको मिश्रित क्रम में जो है वो हमने जोड़ा। दोबारा से देखो, हमने क्या किया कि सबसे पहले एक भुजा को लिया, और इस एक भुजा में जो है वो हमने n सेलों को लिया, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल जो है वो आपका E है, और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका R। तो एक भुजा को हमने तैयार किया, और ऐसी जो है वो हमने m पंक्तियों को तैयार किया, और इन सब के एक सिरे को हमने एक बिंदु से जोड़ा, यानी कि पॉजिटिवों को एक टर्मिनल से जोड़ दिया, नेगेटिवों को हमने एक टर्मिनल से जोड़ दिया। ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया B। अब इनसे मिलने वाली धारा को हमने एक बाह्य प्रतिरोध लिया कैपिटल R, उसमें जो है वो आपका प्रवाहित किया। तो ये संयोजन जो है वो आपका कहलाता है मिश्रित क्रम संयोजन। अब यहां से हम ये लिख चुके कि सबसे पहले नंबर 1 कि परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। अब ये जो आपका विद्युत वाहक बल है, ये जो है वो आपकी एक लाइन या एक पंक्ति में जो है वो आपके विद्युत वाहक बलों के बराबर होगा। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल है E, और ऐसे हमने n को जोड़ा, तो टोटल जो है वो आपका क्या हो गया n। तो एक भुजा का जो आपका विद्युत वाहक है बल है
वो आपका हुआ N, और यही जो है वो आपका इस संयोजन का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब दूसरा देखो, दूसरा हम लेकर चले परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, और ये कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया RS। अब यहां से देखो, एक लाइन के आंतरिक प्रतिरोध को लेकर चले तो ये हो गया NR, और इन NR और ये जो है वो आपकी कितनी बार आ गया M पंक्ति में, तो ये जो है वो आपके समांतर क्रम में हो गया, तो इतने का ही जो है वो आपका डिवाइड हो गया, तो ये जो है वो आपका क्या हुआ NR/M, तो ये जो है वो आपका हो गया आंतरिक प्रतिरोध। अब तीसरी कंडीशन को लेकर चले, तीसरी कंडीशन जो है वो आपकी क्या है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है ये जो है वो आपका हो गया RS, कुल आंतरिक प्रतिरोध RS प्लस कैपिटल R, तो ये जो आपका हो गया NR/M प्लस कैपिटल R, तो ये जो आपका हो गया RS। अब यहां से हम मेरे को चले नंबर 4 के परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा जो है वो आपकी हो गई I, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E', परिपथ का कुल प्रतिरोध RS, तो I आपका हो गया NP/NR/M प्लस कैपिटल R, तो ये जो आपका हो गया I MNE/NR प्लस MR, तो ये जो आपकी हो गई इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, तो ये जो है वो आपका कहलाता है मिश्रित क्रम। अब इसमें दो तीन लाइनों को ध्यान में रखो। सबसे पहली चीज जो है वो आपकी क्या है कि इसमें जो है वो आपका जो एक भुजा में जो है या एक पंक्ति में जो है वो आपके जितना विद्युत वाहक बल होगा वही जो है वो आपका इस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल होगा। जैसे E और हमने एक लाइन में कितने सेनों को जोड़ा N, तो इसका विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया NE। अब दूसरा देखो, इस एक पंक्ति का जो है वो आपका आंतरिक प्रतिरोध लेके चले तो R+R+R+R डॉट 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 N टाइम्स, और ये जो है वो आपका हो गया R, तो एक लाइन का जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका हो गया NR, और ऐसे हमने कितनी पंक्तियों को लिया M, तो इसका परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R'=NR/M। अब तीसरा हम लेके चले परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया RS, बाह्य प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया कैपिटल R, तो RS=NR/M प्लस कैपिटल R। अब परिपथ की धारा, तो धारा जो है वो आपकी हो गई कैपिटल I परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E' अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध RS, तो NE/NR/M प्लस R, तो ये जो है वो आपका हो गया MNE/NR प्लस MR।